लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आप अपलोड नहीं किया? मैंने किया है, मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हैं। हाउ इट कुड बी लाइक दैट? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? ओके, पायल, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्वेश्चन आंसर किया था। हाँ, काहुत का प्लान इसके बाद का है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अगर नहीं भी अपलोड हुआ है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस हुआ था, ठीक है? एज सच कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं हुआ था, ठीक है? हाँ, अगर नहीं भी हुआ है लास्ट क्लास का तो इट डजेंट हैव दैट मच कंटेंट की बहुत ज्यादा चीजें हैं। फिर भी मैं करता तो हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे दूसरे ग्रुप पे चला जाता है। एक्सरसाइज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन, हाँ नहीं हुआ है शायद। एन क्लॉज ऑफ 10 बहुत, ठीक है। तीसरी चीज है, उस समय कोई भी चीज इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाती, मतलब उनका जो रिसर्च वर्क था वो बहुत वो दूसरे क्लास का अपलोड हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उसको इम्प्रूव करूंगा आज। या वाइड स्प्रेड मेथड होता किसी भी चीज को फैलाने का, उस समय रिसर्च पेपर कुछ इंस्टीट्यूट्स में ही आते थे। ठीक है, ठीक है, आई विल चेंज इट। मैं आज कर देता हूँ, ठीक है बच्चों? वो दूसरा वीडियो चला गया, आप लोग का शायद 9th में चला गया बच्चों, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद आप लोगों में चला गया हो या किसी में चला गया किसका वीडियो। सो इट हैपन समटाइम्स। में ऐसी क्या खास बात है जिसे लेकर। ओके, 9th A1 में तो नहीं गया, 10th में शायद गया है। ये 10th का वीडियो था, आप लोगों में क्लास 10th का वीडियो आ गया है, शायद 10th में आपका चला गया हो। कुछ कैरेक्टर्स जो किसी का हो, मेल या फीमेल, नहीं गया 10th में भी यही वाला चला गया, आप में भी यही चला गया, ठीक है? मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है बच्चों? अगर बच्चों मुझे नहीं मिला वीडियो तो डोंट डोंट गेट हैजार्डेड रैंडम, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस हुआ था। नहीं समझ में आने से मेरे से आप दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से डिस्कस कर दूंगा अगर नहीं मिला तो, ठीक है बच्चों? इज इट ओके विद यू? लास्ट टर्म का जो भी वीडियो है, अगर टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं मिला, इसके वजह से, तो आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ठीक है बच्चों, ये क्लास 10th का अपलोड हो गया है गलती से, सो आई विल सी दैट थिंग। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द टॉपिक्स। फर्स्ट इज सेल। बच्चे ने कहा सेल को अच्छे से डिस्कस कर दिए डीप में। तो देखो बच्चों, सेल एक पूरा चैप्टर है, और पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस करने के लिए 4 से 5 दिन चाहिए, तो एकदम अच्छे से तो नहीं डिस्कस हो सकता, ठीक है? सेल का कोई पर्टिकुलर कंटेंट आप चाहते हो तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, या एक ओवरव्यू चाहते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम पूरा चैप्टर एज सच नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन ही करेंगे। सेल बेसिकली क्या है? आपका यूनिट है। यूनिट मतलब सबसे छोटा पार्ट, किसका? स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। मतलब आपके बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो उसका भी यूनिट सेल ही है, और जो भी बॉडी बनी है उसका भी यूनिट क्या है? सेल ही होता है। सेल की खास बात यह होती है कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। सेल अपने आप नहीं बन सकता। सेल कभी भी बनेगा तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, जो सेल पहले बन चुका है उससे बनता है, ठीक है?
एक सेल जिस पर्टिकुलर प्रीवियस सेल से आता है वो लेस और मोर उसी की तरह होता है। सेल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल है नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल एक ऐसा सेल है जो कंडक्शन का काम करता है। आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मैं बताता हूं अभी। कंडक्शन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, मतलब बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का। इसी तरह मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स मूवमेंट का काम कराते हैं, लोकोमोशन का काम कराते हैं। आईज के जो सेल हैं वो देखने में हेल्प करते हैं। नोज के जो सेल्स हैं वो स्मेल करने में हेल्प करते हैं। हर सेल ने अपने आप को कैसा किया है, मॉडिफाई किया है। हर हर सेल का नेचर जो होता है फ्लेक्सिबल नेचर होता है, वो अपने आप को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। हाँ, ये लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। नर्व सेल बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, तो मॉडिफाई किया तभी तो लॉन्गेस्ट बन गया। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। नर्व सेल भी, नर्व सेल उसका एक एग्जांपल ही है। नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं होता। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने कुछ स्ट्रक्चर्स को खत्म कर देते हैं अपने अंदर से। जैसे कि एक सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन ये नहीं कंसिस्ट करते हैं, नहीं रखते हैं। इसी तरह कई बार कुछ जगहों पर डेड सेल्स पाए जाते हैं, और लिविंग बॉडी डेड सेल्स को भी एक्यूमुलेट करके रखती है। जैसे आपके अंदर हेयर हैं, नेल्स हैं, प्लांट के अंदर क्या है, वुड है। जो मेन वुड होता है जिसको सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनता है ज्यादातर, या स्क्लेरन काइमा से बनता है। तो इनको क्या कहते हैं, डेड सेल्स कहते हैं। तो डेड सेल्स का काम होता है रिजिडिटी। लार्जेस्ट सेल आप, लार्जेस्ट सेल किसको बोलेंगे, ऑस्ट्रिच ही होगा। ऑस्ट्रिच का अंडा, वही हमने भी यही सुना, और ऑस्ट्रिच का ही अंडा होता है लार्जेस्ट में। तो खैर, बिगेस्ट में भी यही है। देखो, बिगेस्ट लार्जेस्ट एक ही आ गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट में नर्व सेल ही है। अम्म, अभी ने एक क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले सेल कैसे बना। अगर हर सेल अपने प्रीवियस सेल से आता है, तो जो सबसे पहला सेल आया होगा अर्थ पे, वो कैसे बना, इसको आपको इवोल्यूशन में पढ़ना है। सबसे पहला सेल नॉन लिविंग सब्सटेंस के एकुमुलेशन से बना था, और उस पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट किए गए थे, तब वो जाकर सेल बना। इसके लिए एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ नयन। बच्चों, अब कोई भी स्ट्रक्चर अपना काम जो करता है, कोई भी स्ट्रक्चर अपना फंक्शन जो करता है, वो सर्टेन स्ट्रक्चर्स के हेल्प से करता है। तो सेल जो होता है, उसका हेल्प करने के लिए सेल के अंदर प्रेजेंट सर्टेन अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनको हम सेल सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कैन वेरी, सेल ऑर्गेनेल्स कैन वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू। जैसे मैंने कहा कि आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये एक सेल ऑर्गेनल्स थे जो कि इस पर्टिकुलर सेल में नहीं है। कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं सेल में। जैसे सेल में जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स है उसके एक्स्ट्रा कुछ आ गया। जैसे आरबीसी में ही एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जनरली सेल्स में नहीं होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हमने हीमोग्लोबिन कह दिया। इसी तरह नर्व सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम नेसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये हर सेल में नहीं होता है। तो कई बार सेल्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल रखते हैं, कई बार सेल्स कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स को हटा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके का फंक्शन करना है। अब सेल में, हर तरह के सेल में, क्योंकि सेल एक ही ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना रहा है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू हाईएस्ट मैमल, ईच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। तो सेल में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स चेंज होते रहते हैं, या ऑर्गेनल्स वेरी करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो चेंज नहीं होते हैं,
जो एज इट इज रहते हैं। सबसे पहले है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सब में होगा, सेल के ऊपर का एनवेलप, कवरिंग, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रिमिटिव फॉर्म में हो चाहे एडवांस फॉर्म में हो, लेकिन प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके। तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का प्रेजेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, एक जगह पर सिचुएट करता है और सेल की फ्लूइडिटी मेंटेन रखता है, सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, और सेल के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उनको भी करवाता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी होते हैं, ये प्रोटीन बनवाते हैं, ये प्रोटीन बनवाते हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पास की जाने वाली इंफॉर्मेशन, या एक पेरेंट से अपने बच्चे में पास की जाने वाली इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। हाँ, मैं और स्ट्रक्चर्स जैसे लाइसो, और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, ये फाइटिंग में हेल्प करता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स, जो किसी भी चीज के ऊपर डिसॉल्व, किसी भी चीज के ऊपर जाके उसको डिसॉल्व कर सकता है। अगर ये अपने ही सेल में फट जाए तो पूरा का पूरा सेल ही खत्म कर देता है। सुसाइडल बैग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हैं इनमें। अब बच्चों, हाँ, हाई, अब हम थोड़े हाइयर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन चीजें आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीन स्ट्रक्चर्स प्लांट्स और एनिमल्स में या हाइयर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, जिसको एटीपी कहते हैं। गोल्गी बॉडी जो होता है, ये क्या करता है, आपके पैकेजिंग में हेल्प करता है। तीन काम होता है गोल्गी बॉडी का, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तुम्हारे सेल में जो कुछ भी बन रहा है, उस सेल उसका स्टोरेज करना, उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो चेंजेस लाना, और उसको पैक करके दूसरी जगह पहुंचाना, ये तीनों काम जो है वो गोल्गी बॉडीज का होता है, ठीक है। तीसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं कौन से तरह के होते हैं दो, बस एक जानिए, एक फैट बनवाता है और एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नहीं नहीं नहीं, वैक्यूल आप नहीं बोलेंगे, वैक्यूल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिफरेंस में आपको पढ़ना है। वैक्यूल, प्लास्टिड्स, सेल वॉल, ये सब अभी आप नहीं बोलेंगे, इसलिए क्योंकि जब हम डिफरेंस पढ़ाएंगे प्लांट और एनिमल का, तो वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक बच्चे बच्चे ने बता ही दिया कि दो तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसमें एक SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए आपको अभी, क्योंकि शायद आपके लिए ज्यादा हो, बट ठीक है, जब आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है। स्मूथ वाला फैट बनाता है और रफ वाला प्रोटीन बनाता है, ठीक है। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रफ दिखता है। सो क्लास, दैट इज ऑल अबाउट सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो नहीं जानता हो। अच्छा, ठीक है, दिया है तो फिर अच्छा है। नहीं, मैं 10th तक नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल डिस्कस ओनली अप टू योर लेवल। फिर 10th में क्या पढ़ोगे जाके। सो क्लास, हाँ, जो तुम्हारे सिलेबस में है उसको जितना डिटेल में पढ़ना है पढ़िए। 10th का सिलेबस थोड़ी पढ़ोगे। मैंने एक 10th का वीडियो अपलोड कर दिया, बच्चों बच्चे देख के कह रहे हैं। बता रहा हूँ डिफरेंस, बता रहा हूँ। पहले ये बताइए, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस जानते हैं, जो बच्चा जानता है
एटलीस्ट 4 से 5 डिफरेंस जानता हो तो हैंड रेस कीजिए। रेज योर हैंड इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सिद्धि बताइए। सर सर जो जो प्रेजेंट नहीं है वो बताना है। हाँ, 2 डिफरेंस है, प्रेजेंट हो चाहे ना हो, डिफरेंस किस बिहाफ पे है। सर एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। अच्छा, और ये सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। अभी राज आप बताइए। राइबोसो इट्स ओके, इट्स राइबोसोम। ओके। प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। फर्स्ट सेकेंड कहते हैं पिगमेंट होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में पिगमेंट नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स थर्ड बोलते हैं उसको, पिगमेंट्स नहीं। हाँ, थर्ड न्यूक्लियस इनके पेरीफेरी रीजन में होते हैं, साइड साइड रीजन में प्लांट सेल में, बट हाँ। एनिमल सेल में सेंटर पे होते हैं। फोर्थ जो वोकल्स होते हैं वो पूरा फ्लूइड से बने होते हैं प्लांट सेल में, बट इसमें वोकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो एब्सेंट ही ज्यादातर रहते हैं। ठीक। आप रुमाय, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? सर एक पॉइंट है हाँ। सर, यही कि प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है एनिमल सेल से। साइज। यही और कोई बच्चा जो पॉइंट कोई ऐड करना चाहता हो? वेरी गुड नयन। नयन ने एक पॉइंट बोला है कि मैं सुनना चाह रहा था। शशांक ने भी, ठीक है। अभी मैं तुमको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का डिफरेंस बताता हूँ, प्लास्टिड्स जब पढ़ाऊंगा तब। शशांक कुछ कहना चाह रहे हैं? सर लाइजोसोम सर एनिमल सेल में सर इसका अमाउंट ज्यादा होता है और प्लांट सेल में कम होता है। लाइसोसोम का, ठीक है। और सर इसमें सर प्लास्टिड हमारा एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। सर एनिमल सेल में सर सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में सर सेल वॉल प्रेजेंट होता है सर। ठीक है। और सर एनिमल में सर सेल होता है हमारा उसका साइज स्मॉल होता है और जो प्लांट सेल में उसका साइज बड़ा होता है सर। ओके। सर बस ठीक इतना ही है। था अभी। ओके, ओके, गुड। थैंक यू सर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस सेवरल पॉइंट्स। सबसे पहली बात कि प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है और हार्ड होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल में। जबकि एनिमल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस वजह से नहीं होता है कि एनिमल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, प्लांट्स एक जगह पे रिजिड होते हैं। दूसरी बात, प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स पिगमेंटियस एज वेल एज स्टोरेज, दोनों सेल ऑर्गेनल की तरह काम करते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक कलर भी देते हैं और साथ ही साथ जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके स्टोरेज का भी काम करते हैं। ठीक है। इसी में एक प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंटियस प्रोटीन है उसका नाम क्लोरोफिल है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट क्या है? एक प्लास्टिड है, सेल ऑर्गेनल है। उस सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम क्लोरोफिल है। वो क्लोरोफिल का काम, क्लोरोफिल इसलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और फूड का सिंथेसिस कर सकता है। यही फर्क है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में। वेरी गुड। अभिराज ने एक और बताया। चलिए ठीक है, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। जब प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। प्लांट्स में वैक्यूल बड़े होते हैं क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोरेज के लिए एज सच कोई ऑर्गन नहीं होता। एनिमल्स क्या करते हैं, इनके पास वैक्यूल नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से छोटे होते हैं क्योंकि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन की कैपेसिटी होती है, ये अपना खाना खोज सकते हैं, तो इनको फूड को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लांट्स को अगर 6 महीने तक खाना नहीं मिला तो प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को, फिर वो अपने आप को किसी भी तरह काम चलाना है उनको, तो वो अपने स्टोर्ड फूड से ही अपना काम चलाते हैं। दूसरा, साइज। प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स हैं।
ठीक है। प्लांट्स के वैक्यूल की वजह से इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरिफेरी में चला जाता है, मतलब साइड में चला जाता है, जबकि एनिमल में कोई ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसका न्यूक्लियस सेंटर पे ही प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल का डिवीजन कराने के लिए दो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इसको सेंट्रियोल कहते हैं एनिमल में, जबकि प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमल के अंदर ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि एनिमल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वो लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन करने में बहुत एनर्जी लगती है। प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। प्लांट का साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही डेंस होता है, जबकि एनिमल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड ही ज्यादा होता है। हाँ, सेंट्रोसोम्स भी कह सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट लेवल। हाँ, सिर्फ क्लोरोफिल ही ट्रैप करेगा। प्लांट सेल जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। स्टार्च ग्लूकोज का ही क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है। इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। ग्लाइकोजन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि स्टार्च कम कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से आप जब एनिमल मीट खाते हैं तो वो इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप दाल चावल खा लेते हैं या रोटी खाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। प्लांट सेल में प्लेट्स फॉर्म होते हैं डिवीजन करने के लिए, ठीक है। उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स सारा काम कराते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इनका सेल डिवीजन हम किसी दिन आप लोग कहेंगे तो टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ा देंगे। तो इसमें एक और बच्चे ने ल्यूकोप्लास्ट का क्वेश्चन पूछा था, ल्यूकोप्लास्ट भी मैं साथ साथ बताता चलूं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जनरली ग्रीनिश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है, क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई, 4-5 तरह के होते हैं, और हर क्लोरोफिल अपना अलग अलग कलर कंसिस्ट करता है। जैसे ए है वो ग्रीनिश कलर देता है, बी है ब्लूइश कलर देता है, सी और डी जो होते हैं ये येलोइश या ऑरेंज कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना कलर क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे फ्रूट्स और फ्लावर में आपको अलग अलग तरह का कलर देखने को मिलता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो ऑरेंज से येलो कलर का होता है, जनरली ऑरेंज या येलो कलर का ही होगा। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो बिल्कुल भी कलर कंसिस्ट नहीं करता, कलरलेस होता है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको कलरलेस मिले वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, जैसे कि आलू में आप देख सकते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एमाइलोप्लास्ट नाम का। तो वो क्या करते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर करते हैं और कलरलेस होता है। हाँ, क्रोमोप्लास्ट रेड भी होता है। मैं एक दिन आपको सेल डिवीजन पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि बच्चे ने ऑटोमेटिकली पूरा सेल ही पूछ दिया। अब सेल बताना अपने आप में समझ लीजिए, सेल में जाएंगे, सेल डिवीजन फिर पूरा एक चैप्टर है, पूरा मियोसिस माइटोसिस बताएंगे तो मुझे 1 घंटा चाहिए उसके लिए। तो आप नेक्स्ट टर्म के लिए इसको रखिए, प्लांट का अलग समझा देंगे, एनिमल का अलग समझा देंगे। आज के लिए हम मतलब यही टॉपिक्स रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा है किसने, अरे मैंने डिलीट कर दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेनिफिट, ग्रीन हाउस में तुम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ा रहे हो तो प्लांट के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। ज्यादा प्लांट को ज्यादा CO2 मिलेगा, ज्यादा फूड बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये एक फायदा हो सकता है। जहां पर कोल्डर क्लाइमेट है वहां का हीट बढ़ रहा है, तो वहां के लोगों के लिए थोड़ा आसानी मिलेगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट बनेगा। बस यही कुछ गिने चुने फायदे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक्चुअली मैं देख नहीं पाया, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो है। वेजिटेबल्स इन एवरी सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया पर्टिकुलेट, ठीक है।
तुम लोग याद रखो टॉपिक, ताकि मैं आराम से उसको करा सकूं। व्हाट इज नॉट शेयरिंग? शेयर क्यों नहीं हो रहा है इसमें? हाँ वही चीज है। शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है। गिव मी अ सेकेंड। व्हाट हैपन एक्चुअली? अचानक से कुछ भी हो जाता है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ फिर। वेजिटेबल्स इसलिए हर सीजन में ग्रो हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ क्या है कि अब हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम हाइब्रिड सीड्स भी उगा रहे हैं। तो पहले जो सीड्स थे वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे पूरे के पूरे, तो नेचुरल कंडीशंस में ही ग्रो होते थे। अब जो सीड्स हैं वो आर्टिफिशियली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमने ठंडी में उगने वाला और गर्मी में उगने वाला दो सीड क्या कर लिया, हमने हाइब्रिड मिला लिया, ठीक है। तो दोनों जो होते हैं, स्क्वायमस एपिथेलियम होता है बाबू, एपिथेलियल सेल बोलते हैं। चीक सेल्स या कोई भी लेयर जो होती है वो एपिथेलियल सेल होती है। खैर, मैं बता रहा था कि अब हम सीड्स को क्या करते हैं, हाइब्रिड करके बना लेते हैं। और हाइब्रिड करके जब हम बना लेते हैं तो सिंपली क्या होता है, अब वो दोनों सीजन में उगने लायक हो जाता है। या जैसे मटर का केस है, मटर को क्या करते हैं, एक बार में उगा लिया और उसके बाद हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो सालों साल आपको वो चीज मिल रहा है। आम के केस में हमने ऐसे बहुत सारे मैंगोज डेवलप कर लिए हैं जो दोनों सीजन में अवेलेबल है। तो बहुत सारे प्लांट्स हमने हाइब्रिड टेक्निक से, जिसमें दो अलग अलग सीजन के प्लांट्स को मिलाया जाता है और उनका एक हाइब्रिड बच्चा बनाकर फिर उसको उसके सीड को हम मार्केट में उतार देते हैं। तो इस तरह से हमको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो एनर्जी बनाना है, एटीपी का प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं अपने अंदर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब एयर के प्रेजेंस में अपना एनर्जी बनाते हैं और ज्यादा एनर्जी बनाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिजम्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कंसिस्ट करते हैं वो बिना एयर के अपनी एनर्जी बनाते हैं, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और वो एनर्जी कम बनती है। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब होता है तो एनर्जी ज्यादा बनती है। एयर लगता है उसमें लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और जबकि एनएरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगता है तो एनर्जी कम बनती है। तो इस वजह से उनका जो पावर होता है या एटीपी का कंटेंट होता है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही कम होता है और उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती है एज सच। नेक्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया? अब तो मुझे दिख भी तो नहीं रहा। हम अपना स्क्रीनशॉट तो खोल ही सकते हैं, ये खुल सकता है, हाँ ये खुल जाएगा। पर्टिकुलेट पर्टिकुलेट मैटर्स जो थे, हम कह सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, टेम्पोररी एनर्जी स्टोर करते हैं। ये एनर्जी आपके अलग अलग पॉइंट्स पे स्टोर होके रखती है। कुछ एनर्जी ब्रेन में चली जाती है स्टोर होने के लिए अच्छी खासी। कुछ एनर्जी आपकी यहाँ पर, मतलब उन्हीं के सेल्स रखते हैं, ठीक है। और कुछ एनर्जी आपकी एज सच मसल्स के अंदर रहती है स्टोर फॉर्म में। हालांकि स्टोरेज का ज्यादातर काम जो होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का होगा। एटीपी कहीं भी सेल में बन सकता है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और ग्लूकोज होना चाहिए। तो स्टोरेज ज्यादा, अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का स्टोरेज कोई सेल ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जैसे मसल्स में होता है। सो क्लास, पर्टिकुलेट का मतलब होता है जैसे कि मिला हुआ उसमें, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर्स जैसे हम लोग कहते हैं ना, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स, तो वो मैटर्स जो बहुत ही छोटे हैं और मिल गए हैं किसमें, एयर में या किसी भी सब्सटेंस में, जिसके वजह से वो पॉल्यूटेड हो गया है लेकिन एज सच आपको दिख नहीं रहा है कि वो पॉल्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था पर्टिकुलेट के बाद?
asexual reproduction in hydra and amoeba. This is the last topic. Asexual reproduction in hydra and amoeba. हाइड्रा और अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप से, अपने अंदर से एक नया ऑर्गेनिज्म निकाल दे, बिल्कुल सेल डिवीजन की तरह। एक सेल अपने अंदर से दो नए सेल्स निकाल देता है ना, दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह क्या होता है एसेक्सुअल में, एक पेरेंट अपने आप, अपने ही किसी पार्ट से या अपने कंप्लीट बॉडी से एक नया बच्चा अगर प्रोड्यूस कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यही वजह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होता है दे आर लेस और मोर अलाइक देयर पेरेंट्स। वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह ही बिल्कुल होता है, उसको हम क्लोन कहते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो बच्चों अमीबा के अंदर क्या है, अमीबा अपनी कंप्लीट बॉडी को डिवाइड करता है। अमीबा डिवाइड्स इट्स कंप्लीट बॉडी। तो एक बॉडी है, जैसे एक पेंसिल लो आप, बड़ा सा पेंसिल, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो वैसे ही अमीबा क्या करता है, अपने आप को दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं फिजन, FISSION, बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। तो अमीबा जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू करता है, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल जैसे आप पेंसिल को हाफ से डिवाइड कर दो, या आप कोई 10 रुपए का डेयरी मिल्क लो और 20 से बिल्कुल डिवाइड कर दो। जैसे कि आपके घर में कोई कुछ भी आता होगा और आपको डिवाइड करना पड़ता हो उसमें से, तो सामने जिस भाई या बहन को आपको देना है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि उसके हिस्से में जरा सा भी ज्यादा ना है, थोड़ा सा आप में ज्यादा आ जाए लेकिन उसके में ना है। तो आप बिल्कुल 20 से, या तो 20 से डिवाइड करते हो, अपना हिस्सा ज्यादा ले लेते हो। तो जो 20 से डिवाइड करना होता है दो पार्ट में किसी एक कंप्लीट बॉडी को, वो बाइनरी फिजन है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हो रहा है तो। जबकि हाइड्रा के केस में क्या होता है, हाइड्रा ऐसा कुछ नहीं करता। आपने अगर कभी कोई पोटैटो देखा हो, आलू में कभी कभी छोटे से बर्ड्स निकले होते हैं, एक आलू के ऊपर छोटा सा आलू लगा होता है एकदम। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, कभी देखा है बच्चों ऐसा आप लोगों ने, आलू पे भी थोड़ा छोटा सा आलू एक अटैच होता है, बर्ड टाइप का। अपर मैंने देखा है, चलिए सिद्धि ने भी देख रखा है, कई सारे बच्चों ने देखा है, अभी पीयूष, ठीक है, गुड। सो यही कहने का मतलब है कि बर्ड का मतलब होता है आउटग्रोथ। किसी एक कंप्लीट बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला है। जैसे मान लो ये एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल के कॉर्नर से कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर निकल के आ जाए तो उसको हम बर्ड कहेंगे। छोटा सा स्ट्रक्चर जो निकलेगा यहाँ से, इसको हम क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। तो हाइड्रा में भी क्या होता है, उसके लेटरल साइड से, मतलब साइड की तरफ से एक छोटा सा बर्ड निकलता है, आउटग्रोथ निकलता है, और देखते ही देखते वो बर्ड बड़ा होने लगता है। वो बर्ड क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अपने पेरेंट्स की शक्ल का होता जाता है, मतलब वो भी हाइड्रा बनने लगता है, ठीक है। एक ऐसा टाइम आता है कि वो बर्ड इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने पेरेंट के हाइट के अकॉर्डिंग हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, और उसी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बन जाता है। जब ऐसा उसका हाइट हो जाता है तो पेरेंट सेल उसको अपने अंदर से क्या कर देती है, डिटैच कर देती है, हटा देती है, ठीक है। इस प्रोसेस को या फिनोमिना को हम बडिंग कहते हैं, और ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा में ये एक चीज देखने को मिलती है। एक और चीज हाइड्रा में होता है, हाइड्रा को आप कहीं से भी कट कर दीजिए, कहीं से भी, बीच से, साइड से, कहीं से भी कट कर दीजिए, तो उसका जो कटिंग पार्ट होता है वो एक नया हाइड्रा बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको कट करना पड़ेगा, वो अपने आप से अपने आप को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो हाइड्रा का कोई भी पार्ट एक नया हाइड्रा बना सकता है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं बच्चों, रीजनरेशन। वो ट्री और प्लांट्स के अंदर ये चीज वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने और एग्जांपल्स नहीं बोले प्लांट्स में। लेकिन बडिंग जो होता है ये आपको स्पेसिफिकली हाइड्रा में और सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स है, ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म, इनमें देखने को मिलेगा। तो हाइड्रा और इसका हम
लेस और मोर हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया अमीबा का। कोई बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और भी टाइप जानता है? मैंने 3 टाइप डिस्कस कर दिए। एक हमने किया फिजन, बाइनरी फिजन, दूसरा हमने डिस्कस किया बडिंग, और तीसरा रीजनरेशन। और भी कोई कुछ टाइप जानता है? मल्टीपल फिजन, अच्छा कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक टाइप है। फिजन में बाइनरी एक होता है, एक मल्टीपल होता है। अगर एक पेरेंट बॉडी अपने आप को कट करके बहुत सारे बच्चा बना दे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बना दे, दैट इज मल्टीपल फिजन। हाँ, नया ने फ्रेगमेंटेशन, नया ने फ्रेगमेंटेशन बोला। अगर कोई एक बॉडी अपने आप को छोटे छोटे टुकड़े, उन टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, टुकड़े में तोड़ दे अपने आप खुद से ब्रेक करके और एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, तो वो भी फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन भी एक चीज होती है जिसमें बॉडी, मतलब प्लांट की तरह एक बॉडी बनती है। ये फंजाई के अंदर होता है। प्लांट की तरह एक बॉडी बनती है छोटी सी, और उसके ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे सेल लाइक स्पोर्स होते हैं, और वो जब बॉल ड्राई हो जाता है तो बहुत, वो मतलब बहुत प्रेशर के साथ फटता है, और जैसे ही वो बॉल फटता है तो अंदर से स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, और वो स्पोर्स जहां पे भी पड़ते हैं वहां पे एक नया फंजाई ग्रो करा देते हैं। ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस एक टेक्निक है बच्चों। पार्थिनोजेनेसिस एक टेक्निक है जहां पर बिना रिप्रोडक्शन किए ही, बिना रिप्रोडक्शन के ही एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑफस्प्रिंग बना दिया जाता है। तो पार्थिनोजेनेसिस में बिना रिप्रोडक्शन के ही, लेकिन प्लांट्स में होता है। ठीक है। जैसे प्लांट्स में जो सीड बनते हैं ना, वो ओव्यूल से बनते हैं। ओव्यूल्स फ्लावर के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है। तो ओव्यूल से सीड रिप्रोडक्शन के बाद बनता है। कई बार हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस और हार्मोन्स की हेल्प से ओव्यूल्स को बिना रिप्रोडक्शन के ही क्या बनवा देते हैं, सीड बनवा देते हैं हम लोग। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उससे हम नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराते हैं। इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही काउंट होगा। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में भी जनरली लेस और मोर, ये भी एसेक्सुअल टाइप का ही एक रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर हम सीड का फॉर्मेशन कराते हैं इसी टेक्निक से। ठीक है। एसेक्सुअली दो सेल्स को मीट करा करके। वाटर का टेस्ट क्या है? कोई भी संडे को पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का टेस्ट है। लेट्स सी, अभी मेरे को कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन आई विल इन्फॉर्म यू। कुछ भी ऐसा होने से मैं इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? कहूँ नेक्स्ट टर्न पे होपफुली होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे प्रोबेबली मैं एक बार पूछ लूंगा उन लोगों से। ठीक है। तो देखूंगा। और कुछ बच्चों जो पूछना है आप लोगों को? तो ठीक है बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस में जनरली हम फ्रूट बनाते हैं, और एपोमेक्सिस में जनरली हम सीड बनाते हैं बिना रिप्रोडक्शन के। ठीक है। तो दोनों टेक्निक लेस और मोर सेम तरीके से होती है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और टेस्ट शायद, मुझे जो मैसेज मिला है, 1 मिनट रुक जाइए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो मुझे मैसेज मिला है वो हम्म, हम्म, क्लास 8 का ना, शायद केमिस्ट्री और फिजिक्स का है आप लोगों का।
ठीक है, बट लेट इट बी कंफर्म एंड देन वी विल डिसाइड। मैं अभी आप लोगों का वीडियो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, और मैं फिर उसके हिसाब से आपको भेज दूंगा। अगर लास्ट वाला मिल गया तो अच्छा है, दोनों सेंड कर देंगे, नहीं मिलने से भी ठीक है, आई विल चेक इट आउट। अभी का मैं भेज दे रहा हूँ।